नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो, जहां हम आपको दिखाएंगे आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ किए आज के दिन, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या किए आज दिन भर, कौन सी सौगातें मिली, दिन भर उन्होंने कौन से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या क्या सौगातों की रफ्तार मिली है। इस शो के जरिए आपको हम बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से। सुप्रीम कोर्ट से यूपी की योगी सरकार के लिए राहत भरी खबर आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यूपी को ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से नियुक्त पैनल को 3 महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान निकायों का प्रशासन बाधित नहीं होना चाहिए। इस मसले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी में निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा के अंदर ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार निकाय चुनाव पूरा कराने में सहयोग भी करेगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गौ आश्रय गृह को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पशु संवर्धन और संरक्षण के लिए सेवा भाव के साथ सतत प्रयासरत है। गौवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पशुधन विभाग व्यावहारिक रूप से योजना बनाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया और कहा कि पूरे साल का प्रबंधन कैसा हो, इसका ख्याल रखकर कार्य योजना बनाई जाए। सीएम ने कहा कि गौशाला चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गौशालाओं का निर्माण PPP मोड पर किया जाए, साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, CNG और CBG से जोड़ा जाए। गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी, गायों के रखरखाव और पालन पर आने वाला खर्च खुद उठा सकेंगी। सीएम योगी ने कहा कि गौशाला संचालन के लिए इच्छुक NGO के साथ MOU करें और उन्हें आवश्यक व्यवस्था भी उपलब्ध कराएं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई सहभागिता योजना को पूरे प्रदेश में तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। वहीं इस मीटिंग के बाद सीएम योगी ने MSME बुनकर योजना के संबंध में बैठक की। बैठक में बिजली की खपत और उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। सीएम ने आदेश ये दिया कि बुनाई के कारोबार से जुड़े प्रदेश के बड़े सेंटर के विचार विमर्श करें उस पर अपनी राय भी लें। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा की संख्या में बुनकर पावरलूम से जुड़े हुए हैं। यही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। हमें इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी को रोकते हुए प्रदेश के बुनकरों को बिजली के बिल में जरूरी सब्सिडी दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन इसको लेकर व्यवस्था बनाए। सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि बाजार में आज नई तकनीक और डिजाइन आ गई है जिससे बुनकरों को अवगत कराया जाए। वहीं दिल्ली के कंजावला कांड में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया मृतक के घर पहुंचे और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। मृतका के परिवार से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि ये दरिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। बेटी अकेली कमाने वाली थी, मां बीमार है, बेटी की मां के इलाज में जो भी जरूरत होगी वो दिल्ली सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार की तरफ से मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार की मांग को देखते हुए हम जल्द ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाने की भी कोशिश करेंगे। 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसी रही और उसका पता नहीं चला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूं और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार है। कल सीएम साहब ने भी माताजी से बात की थी उनकी।
और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें। वहीं दूसरी तरफ सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दोबारा आमने सामने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दोनों के बीच ये मध्यस्थता बैठक दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज SYL पर बात हुई है। हम अपना सतलुज बचाना चाहते हैं, हमारे पास पानी नहीं है, सतलुज नदी नहीं नाला बन गई है। सीएम मान ने कहा कि इसे SYL नहीं YSL बना देना चाहिए और यमुना से सतलुज को पानी देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हरियाणा को पानी मिले लेकिन वे गंगा या यमुना से ले सकें। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि SYL मुद्दे का हल नहीं निकाल पाए। वहीं पंजाब के सीएम का कहना है कि उनके पास पानी नहीं है, पहले पानी का बंटवारा हो, पानी के बंटवारे का काम ट्रिब्यूनल करें। 5 पानी 5 आप, अदरवाइज हमारे पास पानी नहीं है। किसी भी हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम चाहते हैं हरियाणा को पानी मिले, लेकिन वो यमुना से गंगा से ले लेना। अगर शारदा तक जा सकती है यमुना तो करनाल तक नहीं जा सकती, फिर तो रोहतक तक नहीं जा सकती। ये तो अपना इन्होंने पिछले दिन ही बढ़ाया है, इन्होंने मोटिवेट किया है कि यहाँ पैडी उगाओ, मतलब धान उगाओ। चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, मतलब कहीं पे 46,000 एकड़, कहीं पे 1,28,000 एकड़। ये कह रहे हैं धान पैदा करो और हमें कह रहे हैं धान बंद करके पानी दो हमें। कमाल है, ऐसे कैसे हो जाएगा। बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री, बतौर लोगों का 3 करोड़ लोगों का विश्वास मैं यहाँ पे लेके आया था। और मैं फिर दोबारा कहता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, SYL पे आज बात हुई थी। इसका एक ही अल्टरनेटिव, हालांकि मैं आपको अगर पढ़ के सुना दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इट विल बी ओपन टू द पार्टीज टू एग्री टू ए सिचुएशन एज टू हाउ द डिक्री कैन बी वर्कड आउट और एन अल्टरनेटिव कैन बी थॉट ऑफ बाय कंसेंट ऑफ बोथ स्टेट्स। अल्टरनेटिव ये है, इसको SYL की जगह YSL कर दो। यमुना से सतलुज को पानी दो, बीच में से हरियाणा को जितना मर्जी दे दो, हमें दिख नहीं, लेकिन हमारा सतलुज बचाने के चक्कर में हम सतलुज बच जाए। सतलुज एक नदी, एक छोटा नाला बनता जा रहा है, तो हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हम किसी और स्टेट को पानी नहीं। आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक SYL के निर्माण में एमिकेबल सलूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सलूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सलूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें। जबकि पानी का बंटवारा ये अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी हम उस हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन पहला विषय है कि SYL बननी चाहिए, तो SYL बननी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में,
जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को भी मानते नहीं हैं और ये जो हमारा एक्ट है 2004 का वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक सीमा को तोड़ करके कही गई बात है, ये भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम अवगत कराएंगे कि इस विषय को इस सीमा तक वो सोचते हैं जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। हमारी अभी भी वही बात है कि SYLR बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी ओर से यही बताया जाएगा कि पंजाब उसके लिए तैयार नहीं है और पंजाब नहीं है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें जो निर्णय देंगे वो हमको स्वीकार। तो चलिए वहीं अब बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो वो राजधानी देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सीएम धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले सभी लोक कलाकार हमारे प्रदेश की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं। लोक कलाकार हमारी संस्कृति, परंपरा और पूरे प्रदेश के सही मायनों में ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प न आए। सीएम ने आगे कहा कि जैसे सरकार 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार प्रदेश की सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा महोत्सव मनाएगी। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, सुनिए आप। मैं सबसे पहले तो आज इस युवा महोत्सव में जो हमारे कलाकार के दल जो यहाँ पर आए हैं उन सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसके बाद इन सभी लोगों को अभी राष्ट्रीय जो खेल महोत्सव है उसमें भी भाग लेना है और निश्चित रूप से आप सब लोग प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं और आपसे प्रेरित होकर प्रदेश के अधिक से अधिक युवा हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए आपसे प्रेरणा लेकर कार्य करने को प्रेरित होंगे। और आज जितने भी हमारे यहाँ पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी वो सभी कलाकार कर्नाटका में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड की ओर से भाग लेंगे। मैं उन सबको भी जो भी यहाँ से चयनित होकर जाएंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, वो सब हमारे राज्य की ओर से प्रतिभाग करेंगे। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी प्रतिभाशाली कलाकार कर्नाटक में, जैसा कि अभी हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी ने आप सबसे अपेक्षा करी है कि आप सब लोग वहां जाकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन वहां पर करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको संपूर्ण देश में ले जाने का काम करेंगे। आप सभी लोक कलाकार हमारी सुंदर संस्कृति और परंपराओं के सच्चे अर्थों में जिन जिनको भी यहाँ से कर्नाटका में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा वो सारे के सारे हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को वहां पर सजोने का काम, सबके सामने रखने का काम, सबको हमारी इस विरासत से परिचय करवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए ब्लॉक स्तर से युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले हैं, जिससे निश्चित रूप से जो हमारा देश, जिसको हम कह सकते हैं जिसकी आत्मा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, ग्राम सभाओं में बसती है, पंचायतों में बसती है, उन सभी प्रतिभाओं को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से उन सभी को
वहीं हिमाचल की 14वीं शीतकालीन विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा की शीतकालीन सत्र के पहले दिन सबसे पहले सदन के नेता और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को शपथ दिलाई गई। वहीं सभी विधायकों को एक एक करके शपथ दिलाई गई। पहले ही दिन सत्र को शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इसकी विपक्ष ने विधायकों की शपथ से पहले और बाद में ऑफिस डीनोटिफाई करने का विरोध भी जताया। इस दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार का रवैया प्रतिशोध की भावना वाला है। उन्होंने मांग की है कि बीजेपी सरकार की तरफ से खोले गए संस्थानों और गैर अधिसूचित करने के आदेशों को तत्काल वापस लेना चाहिए। सुनिए आप। देखिए, 1 अप्रैल 2022 में जो संस्थान खोले थे, 1 अप्रैल नहीं 6 महीने के जो पिछले संस्थान थे, 900 के करीब संस्थान खोले गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि संस्थान की नोटिफिकेशन हो जाए और संस्थान में कोई लेक्चरर ना हो, कोई टीचर ना हो, कोई शिक्षक ना हो और कोई बच्चे ना हो, और ऐसी पीएससी खोल दी गई जहां एक पीएन था, ऐसी सीएससी खोल दी गई जहां एक कंपाउंडर था, बजट का कोई प्रावधान नहीं था। 5000 करोड़ की इन संस्थानों को खोलने के लिए लगने थे और जो टीचर्स लगने थे उनके पहले इंटरव्यू करवा लिए जाते। हम संस्थानों के खोलने के विरोध में नहीं है। हमने कहा कि ऐसी कौन सी देवीय शक्ति आ गई कि 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए। 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, यशवंत सिंह परमार रहे हैं, रामलाल ठाकुर जी रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, शांता कुमार जी रहे हैं, धूमल जी रहे हैं। उन्होंने भी कभी इतने संस्थान अपनी जीवन में नहीं देखे होंगे जितने खोले। फिर भी 900 संस्थान खोलने के बाद हिमाचल की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठा दिया। उन्हें इस बात को सोचना चाहिए और जहां जरूरत होगी वहां पहले स्टाफ का प्रबंध किया जाएगा और स्टाफ के प्रबंध के बाद वो चाहे किसी विपक्ष के विधायक के पास भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी, हम उन सब पर पुनर्विचार बजट सेशन में करेंगे। वहीं झारखंड सरकार की तरफ से समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध अब जारी है। फैसले का विरोध कर रहे अनशन पर बैठे जैन मुनि सागर महाराज का भी मंगलवार को निधन हो गया, जिससे जैन समाज के लोगों में काफी अब आक्रोश है। अब ये विरोध प्रदर्शन और भी अब तेज हो चला है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के बाद मुंबई में भी हेमंत सोरेन सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध अब जारी है। वहीं दूसरी तरफ मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम देख रहे हैं कि समेत शिखर को लेकर क्या समाधान निकाला जा सकता है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी समाज और धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है। इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा। वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है, लेकिन जो चीज़ें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया है। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी उससे जानकारी लेनी होगी, तब पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जिनके आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों ने मिलेट्स के बने राज्य में लुत्फ उठाया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे रागी का हवाला बेहद पसंद आया। साथ ही उन्होंने सभी व्यंजन का लुत्फ उठाया। सीएम ने कहा कि साल 2023 मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ। पिछले साल प्रदेश की सरकार ने 52,000 क्विंटल को
कुटकी और रागी की खरीदारी की थी। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी कर रहा है। सुनिए आप। मिलेट शेयर 2023 घोषित हुआ है और छत्तीसगढ़ में पहले ही कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन होता रहा है और 2022 में ही हम लोगों ने कोदो, कुटकी, रागी का खरीदी शुरू किया और इस साल लगभग 52,000 क्विंटल हम लोग कोदो, कुटकी, रागी खरीदी की है और इस साल उसका उत्पादन भी बढ़ा है क्योंकि समर्थन मूल्य कोदो और कुटकी का था नहीं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र राज्य है जहां कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। किसान 1500 से 1800 के बीच में वो अपना कोदो, कुटकी बेच देते थे। सरकार के द्वारा 3000 घोषित करने के बाद लोग उसका रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है और आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ मिलेट से बने हुए सारी चीज़ें जिसमें कोदो, कुटकी के खीर, रागी के हलवा, फिर उसके कोदो का चावल और डोसा, वो सब सामग्री बने थे। बहुत बढ़िया बना है और ये शरीर के लिए। तो आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें आपने देखी। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।